2024 के चुनावों में नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए 28 विपक्षी पार्टियों ने जो एक संयुक्त मोर्चा बनाया जिसका नाम I.N.D.I.A. यानी जिसका नाम इंडिया रखा गया, इंडी गठबंधन रखा गया। उस गठबंधन की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। इन 3 बैठकों में गठबंधन ने यह तय नहीं किया, विपक्षी पार्टियों ने यह तय नहीं किया है कि उनका प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन सा होगा। उन्होंने ये तय नहीं किया है कि उनका समन्वय करने वाला नेता कौन होगा। उन्होंने ये तय नहीं किया है कि दरअसल उनका जो दफ्तर है वो दिल्ली में क्या होगा। उन्होंने ये तय नहीं किया कि उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा। अभी मोटा मोटी उन्होंने कुछ तय नहीं किया। सिर्फ 13-14 लोगों की एक कमेटी बना दी गई है और 13-14 लोगों की कमेटी ने अब तक एक बड़ा फैसला किया है और वो बड़ा फैसला किया है देश के 14 पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाने का, बैन लगाने का, 14 पत्रकारों का बॉयकॉट करने का। यह बड़ी विचित्र सी बात है कि जो पार्टियां मिलकर अब तक ये तय नहीं कर पा रही हैं कि एक दूसरे से दरअसल उनका कोऑर्डिनेशन कैसा होगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस टीएमसी से कैसे लड़ेगी, क्या क्या समझौता करेगी, टीएमसी कांग्रेस से कैसे लड़ेगी या क्या समझौता करेगी, टीएमसी और सीपीएम और सीपीआई के बीच दरअसल क्या कुछ डील होगी, कैसे वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर बढ़ेंगे। पंजाब में और जो है दिल्ली के अंदर कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक साथ मिलकर चलेंगे, हाथ में हाथ डालकर चलेंगे ताकि नरेंद्र मोदी को हराया जा सके। इनमें से कुछ भी बात इन पार्टियों ने अब तक तय नहीं की है, लेकिन इन पार्टियों ने सिर्फ एक मुद्दे पर सहमति बना ली है कि देश के 14 पत्रकारों का बॉयकॉट करना है, इनके टेलीविजन प्रोग्राम्स में नहीं जाना है और इसकी बाकायदा लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में आप जानते हैं बड़े बड़े नाम हैं। इस लिस्ट में सुधीर चौधरी का नाम है, नाविका कुमार का नाम है, इस लिस्ट में अमीश देवगन का नाम है, इस लिस्ट में सुशांत सिन्हा का नाम है, इस लिस्ट में अमन चोपड़ा का नाम है, इस लिस्ट में चित्रा त्रिपाठी का नाम है, इस लिस्ट में गौरव सावंत का नाम है, इस लिस्ट में अशोक श्रीवास्तव यानी मेरा भी नाम है। 14 पत्रकारों की लिस्ट में मेरा भी नाम है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, आप क्या करेंगे। मैं नहीं जानता क्या होगा, क्योंकि जो कुछ होगा वो तो अब भविष्य में मालूम पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा ये जो कदम उठाया है विपक्ष ने, ये थोड़ा सेटबैक जरूर है मुझे लगता है, क्योंकि ये वही विपक्ष है, ये वही राहुल गांधी है जो देश में पत्रकारिता की, फ्री जर्नलिज्म की बात करते हैं, फ्री मीडिया की बात करते हैं, पत्रकारिता को रोज जो है ज्ञान देते हैं, देश को ज्ञान देते हैं, नरेंद्र मोदी को ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि जो है पत्रकारों को खुले में काम करने दो, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन इन लोगों को 14 पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी आखिर क्यों खल रही है। 14 पत्रकारों को राहुल गांधी क्यों नहीं कह सकते कि डरो मत, निडर होकर काम करो और आप हमसे भी निडर होकर सवाल करो। लेकिन इन 14 पत्रकारों ने जब सवाल उठाया तो इनके खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया गया और फतवा जो है जिस तरह से जारी किया गया उसके बहुत खतरनाक ट्रेंड हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए आजादी के बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 14 पत्रकारों की या कुछ पत्रकारों को आइडेंटिफाई करके उनका नाम देकर दुनिया के सामने उनका नाम देते हुए उनकी लिस्ट जारी कर दी जाए कि देखिए ये 14 पत्रकार हमारे घोषित दुश्मन हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर 28 पार्टियां मिल करके 14 पत्रकारों के नाम सार्वजनिक रूप से उनकी लिस्ट बनाकर जारी करती हैं और ये कहती हैं कि ये जो 14 पत्रकार हैं ये हम 28 राजनीतिक पार्टियों के दुश्मन हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इन 28 पार्टियों के जो समर्थक होंगे, इन 28 पार्टियों के जो चाहने वाले होंगे, इन 28 पार्टियों के जो फॉलोअर होंगे, वो इन 14 पत्रकारों के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। ये मैं आशंका जता रहा हूं और ये मेरी आशंका निराधार नहीं है, क्योंकि इस तरह की आशंका कई लोगों ने जताई है, कई राजनीतिक पार्टियों ने, कई नेताओं ने इस तरह की आशंका जताई है। लेकिन इन आशंकाओं पे मैं अभी ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि आज कुछ और मुद्दे हैं जिन पर जरूर बात करनी है। क्योंकि जब प्रतिबंध लगा है तो फिर इस प्रतिबंध के कारणों में और ये प्रतिबंध जो है दरअसल क्या सोच करके लगा है, इस सब पर चर्चा करनी आज जरूरी है।
देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, जैसा मैंने कहा कि आज़ादी के बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पत्रकारों के नाम इस तरह से निकाले हों। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पत्रकारों के और राजनीतिक पार्टियों के रिश्ते जो हैं वो होते हैं, वो खट्टे मीठे रिश्ते होते हैं। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी पत्रकार से नाराज हो जाती है कि मेरे से ये क्यों सवाल किया, ये रिपोर्ट क्यों करी। सरकारें नाराज होती हैं, सरकारें जो है पत्रकारों से जो है बात करना बंद कर देती है, उनको इंटरव्यू देना बंद कर देती हैं। नेता कहते हैं कि भाई हम इसको इंटरव्यू नहीं देंगे क्योंकि ये जो है ये हमेशा नेगेटिव लिखता है, या ये हमारे बारे में हमेशा जो है बायस होकर लिखता है। इस तरह की चीज होती है। आजादी के बाद कई बार ऐसा भी हुआ कि पत्रकारों को जो है दरअसल उनको 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 मजबूर किया गया अखबारों के दफ्तरों पे ताले लगाने का, या फिर मीडिया की आवाज दबाने की कई बार कोशिशें भी हुई। कई बार कई चैनलों को बंद करने की कोशिश हुई। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी के, हाँ इस लिस्ट में रिपब्लिक के अर्नब गोस्वामी भी हैं, तो अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से आवाज उठाई थी सुशांत जो एक्टर हैं उनकी मौत के बाद, तो किस तरह से अर्नब गोस्वामी को वहां की पुलिस ने जो पकड़ के ले गई थी, आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो ऐसा नहीं है कि पत्रकारों के ऊपर इस तरह से राजनीतिक पार्टियां, सरकारें हमले नहीं करती हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से पत्रकारों की एक देखती रहती हैं, पत्रकारों को वॉच करती रहती हैं और अपने रिएक्शन अलग अलग तरह से देती हैं। 1975 में देश में आपातकाल भी लग चुका है। जब आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी ने बाकायदा, उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बाकायदा मीडिया के दफ्तरों की बत्ती काट दी थी, लाइट का। उस वक्त टेलीविजन चैनल तो होते नहीं थे। आईटीओ में दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग जो है, वहां पर जितने अखबारों के दफ्तरों की, वहीं से अखबार ज्यादातर सभी लगभग अखबार वहीं से निकलते थे। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने उस वक्त बहादुर शाह जफर मार्ग की लाइट काट दी थी, बत्ती काट दी थी, ताकि कोई भी अखबार छपने ना पाए। और देश में इमरजेंसी लग गई, आपातकाल लग गया, ये किसी को पता ना, और रातों रात तमाम नेताओं को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद एक लंबा संघर्ष चला, आप जानते हैं। लेकिन इस बीच जो है अखबारों की स्थिति ये थी कि अखबारों के दफ्तरों में बाकायदा ये साफ निर्देश था कि वो जो कुछ रिपोर्ट लिखेंगे वो पहले बीच में एक सरकार और पत्रकारों के बीच में, अखबारों और सरकार के बीच में एक जो है एक व्यक्ति था, जो व्यक्ति सेंसरशिप करता था। सारी रिपोर्ट उस व्यक्ति के पास जाती थी, वो देखता था, वो पढ़ता था, उसके बाद अगर उसको पास करता था, पारित करता था, तभी वो रिपोर्ट जो है आगे जाती थी। तो इस तरह की चीजें होती थी, तभी वो रिपोर्ट छप पाती थी। लेकिन इसके अलावा जो है इस तरह से कई बार और कोशिश हुई, लेकिन देश में वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। अब वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, किसी पत्रकार को आप रोक नहीं सकते, दबा नहीं सकते। किसी पत्रकार की आप नौकरी ले लोगे तो वो यूट्यूब चलाएगा, वो यूट्यूब पर आएगा, सोशल मीडिया पर जाएगा, अपनी बात कहेगा। तो आज की तारीख में किसी पत्रकार की आवाज तो आप दबा नहीं सकते। लेकिन सवाल फिर यही है कि इन 14 पत्रकारों को निशाना क्यों बनाया गया। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल ये इन पत्रकारों के ऊपर जो है वो बैन, प्रतिबंध और जो इनका बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है, वो इसलिए लिया गया क्योंकि ये पत्रकार दरअसल समाज में नफरत फैला रहे थे। ये पत्रकार जो हैं पोलराइजेशन का काम कर रहे थे। ये पत्रकार जो है इस तरह की नफरती डिबेट करा रहे थे, जिससे समाज में दरार पैदा हो रही थी, विभेद पैदा हो रहा था। इसलिए कांग्रेस ने कहा कि भाई हम इनकी जो हेट स्पीच होती है, इनके जो भड़काऊ जो डिबेट्स होती है, हम उसका पार्ट नहीं बनना चाहते। कांग्रेस ने ये कहा। और जाहिर तौर पे कांग्रेस ही बोल रही है, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बयान नहीं दिया। तो इसका मतलब साफ है कि इस पूरे जो पूरा बॉयकॉट और ये पूरा जो बैन करने का जो पूरा आइडिया, इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की सोच काम कर रही है। ये भी मैं आपको बता दूं, कांग्रेस 2019 में भी ऐसा कर चुका है। 2019 में कांग्रेस ने एक बार पूरे मीडिया में अपने प्रवक्ता भेजने बंद कर दिए थे। कांग्रेस ने कहा था कि हम अपने किसी प्रवक्ता को किसी टीवी चैनल में नहीं भेजेंगे, और कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता भेजने बंद कर दिए थे। करीब 6-7 महीने सिलसिला चला था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस को रियलाइज हुआ कि शायद ये करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि होता क्या था कि ऐसा नहीं है कि टेलीविजन इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अगर आप नहीं बोलोगे, कोई और बोलेगा, समर्थक बोलेंगे, कोई और पॉलिटिकल पार्टी का नेता बोलेगा। तो उससे क्या हो रहा था कि कांग्रेस अपने स्पेस नहीं ले पा रही थी और कांग्रेस का स्पेस दूसरे ले रहे थे। तो कांग्रेस ने उस समय क्या किया, अल्टीमेटली अपना वो डिसीजन वापस लिया और अपने प्रवक्ताओं को टेलीविजन डिबेट में भेजना शुरू किया। मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि उस वक्त 2 टूक में मेरे साथ कोई इस तरह से जो कांग्रेस अपने आधिकारिक प्रवक्ता नहीं भेजती थी। तो मैं कांग्रेस के जो समर्थक होते थे, या कांग्रेस के समर्थक पत्रकार जो होते थे, या फिर राजनीतिक विश्लेषक होते थे, मैं उनको बुलाता था। मुझे आज तक अच्छी तरह से याद है, कांग्रेस के आज एक प्रवक्ता हैं, एआईसीसी के वो मेंबर भी हैं, अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय उपाध्याय। डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं।
और उस समय वो पत्रकार थे और पत्रकार के तौर पर कांग्रेस को डिफेंड करने वो आते थे। और उसके बाद जो है कांग्रेस ने जब प्रवक्ताओं को भेजना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर अजय उपाध्याय को मेरी डिबेट में, क्योंकि उनके लिए स्पेस नहीं बचा था, क्योंकि वो कांग्रेस को डिफेंड करने आते थे, अब कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता आता था। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मुझे खबर लगी कि डॉक्टर अजय उपाध्याय को कांग्रेस ने अपना आधिकारिक प्रवक्ता बना लिया, जो पहले पत्रकार के तौर पर कांग्रेस को डिफेंड करते थे। तो मुझे खुशी हुई कि मेरे एक मित्र हैं, मैंने उनको बधाई भी दी, उन्होंने मुझे मिठाई भी खिलाई। बहरहाल ये सब चीजें तो बहुत पर्सनल है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन बड़ी बात क्या, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कांग्रेस ने अपना जो फैसला था उस वक्त वापस लिया कि वो डिबेट में जाने लगेगी। इस बार इन्होंने क्या फैसला किया, इस बार क्योंकि ये पता है 24 का चुनाव आ रहा है, आपको अगर कोई भी चैनल आ रहा है, मान लीजिए आप टीवी 18 का, आप डीडी न्यूज का, टीवी 18 का, आज तक का, रिपब्लिक का, आप ये फैसला करते कि इन चैनल का आप बहिष्कार कर देंगे। वो आपने इन लोगों ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि चुनावी राजनीति अब सामने है। ऐसे समय में चैनल का बॉयकॉट करने, क्योंकि अल्टीमेटली जो एंकर्स होते हैं वो अकेले, ऐसा नहीं होता कि जो अपना शो कर रहे हैं तो वो चैनल के मालिक होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं चैनल में जो डिसीजन लेते हैं, जो फैसला करते हैं। तो मान लीजिए कि मैं अपना शो कर रहा हूं, मैं दो टूक से नाम से अपना शो कर रहा हूं, तो मैं क्या शो करूंगा, मेरा क्या विषय होगा, उसको लेकर के कई लोग होते हैं, एडिटोरियल टीम होती है, डिसाइड करती है। अगर कभी मैंने कोई आइडिया अच्छा नहीं दिया तो वो अपना आइडिया देते हैं, अगर मेरा आइडिया पसंद होते तो कहते हैं गो अहेड। तो इस तरह की चीजें होती हैं। चैनलों के मालिक होते हैं, हमारे यहाँ तो मालिक नहीं होते, लेकिन जो प्राइवेट चैनल उनके मालिक होते हैं। मालिक लोग भी इस पे नजर रखते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन सा शो कर रहा है। अब आप समझिए कि ये लोग जिनको बैन किया गया है, जिन लोगों को बैन किया गया है, अपने अपने टेलीविजन चैनल्स में इनके शो सबसे ज्यादा सुपरहिट शो थे, सबसे ज्यादा टीआरपी की लिस्ट दौड़ में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो हैं, जिन शो को लेकर के इन्होंने जिन शो में जाने से मना किया। अब अगर टीआरपी में ये लोग हिट शो थे तो इसका मतलब है मालिक को भी अच्छा लग रहा था, चैनल मालिकों को भी ये शो सूट कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने इसको गो हेड दिया। ये कोई एंकर अपनी मर्जी से ये सब शो नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद जैसा मैं कह रहा हूं कि इन चैनल्स को आप मना कर देते, लेकिन आपने इन चैनल्स को मना नहीं किया, इनकार नहीं किया, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपकी विजिबिलिटी चली जाएगी। आपको चुनाव में जाना है, आपको मीडिया की जरूरत तो है, आप टीवी में आना तो चाहते हैं, लेकिन आप जो है कुछ एंकर्स के सामने नहीं जाना चाहते। अब ये सीधा सीधा ये दिखाता है कि आप कुछ एंकर्स के शो से आपको डर लगता है या उनके सवालों से डर लगता है। मैं उस पर आऊं उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि ये भी तर्क दिया गया हम इनकी डिबेट में नहीं जाना चाहते और ये लोग नफरती। मैं इसमें कई नाम मेरे सामने है, मैं कई चीजों में हैरान हो रहा था। मेरे मित्र सुशांत सिन्हा जो टाइम्स नाउ में है और जो सुशांत न्यूज की पाठशाला करते हैं, वो तो डिबेट शो करते ही नहीं, वो तो किसी भी एक खबर का विश्लेषण करते हैं और उनका शो बहुत हिट है, बहुत देखा जाता है। लेकिन वो विश्लेषण शायद उनको विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो विपक्ष के एजेंडे को एक्सपोज कर देते हैं और विपक्ष की कोई भी बात होती है तो उसकी गहराई में जाकर वो बता देते हैं कि भाई क्या चीजें हैं। तो वो डिबेट तो नहीं करते। नफरत कैसे फैला रहे हैं मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि उनको इसलिए भी निशाना बनाया गया हो, और टाइम्स नाउ में नाविका कुमार को भी निशाना बनाया गया हो सकता है उनको इसलिए निशाना बनाया गया हो क्योंकि टाइम्स नाउ, नाविका कुमार, सुशांत, ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने दरअसल अरविंद केजरीवाल की जो पूरी की पूरी हिपोक्रेसी थी, अरविंद केजरीवाल जो कहते थे घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, उन्होंने कैसे शीश महल बनाया। शीश महल को लेकर इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट की थी और आपको अच्छी तरह से याद है। उसके बाद भावना किशोर नाम की एक महिला पत्रकार हैं जो टाइम्स नाउ की थी, यंग सी पत्रकार, उनको उठा लिया था पुलिस ने, पंजाब की पुलिस ने। अचानक से गायब हो गई, कई घंटे तक गायब रही, उसके बाद पता चला। और उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया था, उनको जो है पुलिस के सामने उनको जो है बिना दरवाजे के टॉयलेट में भेज दिया गया। आपको और दरवाजा था लेकिन ये कहा दरवाजा आप बंद नहीं करोगी, इस तरह से हैरेस किया गया। तो वो भी कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल इन्होंने किसी चैनल का बहिष्कार नहीं किया, क्योंकि इनको विजिबिलिटी चाहिए, ये टीवी पे आना चाहते हैं। लेकिन टीवी पे आना चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि टीवी पे आए और उनसे गुलगुले टाइप सवाल पूछे जाएं। गुलगुले टाइप सवाल क्या होते हैं? जैसे एक बहुत बड़े पत्रकार, उन्होंने राहुल जी से पूछा था कि अच्छा आप थकते नहीं हैं, आप कितने समय काम करते हैं, और जो राहुल जी को लेकर इस तरह की रिपोर्ट करते हैं, अच्छा राहुल जी आपको
आप टी शर्ट में घूमते हैं, आपको ठंड नहीं लगती। ऐसे पत्रकार जो सोनिया गांधी जी से सवाल पूछ लेते थे कि आपके सास से यानी इंदिरा जी से आपके कैसे संबंध थे और आपने दाल बनानी कब सीखी, इस तरह के गुलगुले टाइप सवाल होते हैं ना। तो इस गुलगुले टाइप सवाल से ये चाहते हैं कि ऐसे ही टीवी शोज में आए जहां पर इनसे गुलगुले टाइप सवाल पूछे जाएं। तो इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया, कुछ लोगों को, और कुछ चैनल में अपने आने का दरवाजा खुला रखा, लेकिन कई एंकर्स को जो है बैन कर दिया। लेकिन इसमें एक जानकारी मैं आपको और दे रहा हूं, जो मेरी जानकारी है, जितना मुझे पता चला। आप देखिएगा, जिस दिन ये लिस्ट आई, इस लिस्ट के आने से करीब 2 दिन पहले ही मीडिया में कई नाम घूम रहे थे, यानी कि ये चर्चा पहले से थी। और मीडिया में ये चल रहा था कि करीब 32 से 34 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। अब 32 से 34 लोग आइडेंटिफाई किए हैं इन्होंने, ऐसी खबर आई थी। इनमें से कई नाम भी आए थे, लेकिन फाइनल लिस्ट होते होते 32 से 34 को घटा करके 14 कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं जानता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जिन पत्रकारों के नाम पहली लिस्ट में थे लेकिन हटा दिया गया, जारी नहीं किया गया, उन पत्रकारों के साथ शायद कोई डील हो गई है। या दूसरा कारण मुझे लगता है कि यह भी कारण हो सकता है, जैसे पहली लिस्ट में जो है, अगर मैं आज तक की बात करूं तो चित्रा त्रिपाठी का भी नाम था, अंजना ओम कश्यप का भी नाम था, और सुधीर चौधरी का भी नाम था, और गौरव सावंत का भी नाम था। अब सवाल यह है कि अगर ये चारों पत्रकार, चित्रा त्रिपाठी, जो अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, गौरव सावंत, इस सबको आप बैन कर देंगे तो आज तक में आप आएंगे कैसे? आज तक में किसके शो में आप आएंगे? आपके लिए तो विंडो ही नहीं बचता। तो इसलिए बड़ी चालाकी से जो है वहां से कुछ लोगों का नाम निकाल दिया गया, ताकि आज तक में आने का जो है उनका रास्ता खुला रहे। तो ये पूरी एक स्ट्रैटेजी लगती है। और दूसरी स्ट्रैटेजी इसके पीछे यह है कि 14 नाम निकाले गए, और हो सकता है 14 नाम निकाले गए तो 140 पत्रकार डर जाएं, और अब वो 140 पत्रकार ठीक हो जाएं, और उसके बाद 140 पत्रकार डरे रहने लगे, सहमे हुए रहने लगे, सवाल ना करें, गुलगुले टाइप सवाल करें। तो उससे क्या फायदा हो? उससे फायदा इनको ये होगा कि ये बहुत हद तक मीडिया को मैनेज कर लेंगे। अब बड़ी बात क्या है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि कांग्रेस की तरफ से कुछ नेताओं ने कहा है कि ये जो एंकर है नफरत फैला रहे थे, और इनके नफरती एजेंडे में इनके नफरत भरे शो में हम ग्राहक नहीं बनेंगे, और इसीलिए इनको प्रतिबंधित किया गया। तो सवाल यह है कि क्या वास्तव में जो है ये नफरत फैला रहे थे, और वास्तव में जो है नफरत ना फैले इसलिए इस विपक्षी अलायंस ने इन पत्रकारों का बहिष्कार किया है? ये मैं इस मुद्दे पर आपसे कल बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये आपको समझना जरूरी है। इस मुद्दे पर मैं आपसे कल बात करूंगा, लेकिन मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि मुझे लगता है कि इन 14 पत्रकारों में से कोई भी टूटने वाला नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई डरने वाला है। हालांकि अब क्या है, सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में इन 14 पत्रकारों को ये नौकरी से निकालने की कोशिश होगी, और इसके लिए जो है दबाव डालने का कारण ये होगा कि इसके लिए दबाव डालने के लिए इन जो चैनल्स हैं, इन चैनल से कहा जाएगा कि हम आपको, जो इंडिया अलायंस वाली राज्य सरकारें हैं, वो आपको विज्ञापन नहीं देंगी। आप इन एंकर्स को या तो हटा दीजिए, अपने चैनल से निकाल दीजिए, या इनके शो बंद कर दीजिए। तो इस तरह की कुछ और सेकंड स्टेप होंगी जो हो सकती हैं, और वहां जो है एक बड़ा दबाव आएगा चैनल मालिकों के ऊपर और इन एंकर्स के ऊपर। तो अभी मैं कहूंगा कि ये लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 14 के 14 एंकर हैं, ये बड़े, इनकी रीढ़ की हड्डी में मुझे लगता है ये लोग बड़े दमदार लोग हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी हथियार डालेगा, झुकेगा। भले ही नौकरी का खतरा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी झुकने को तैयार होगा। तो ये लड़ाई जो है आगे क्या रूप लेगी देखेंगे, लेकिन ये जो नफरत का एजेंडा है इस पर मैं बात करूंगा अगली बार, यानी कल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।